नमस्कार, आदाब, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। मैं सुधांशु पांडे मैथ्स विद में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ेंगे। लास्ट क्लास में मैंने सोचा था, लेकिन किन्हीं कारणों से क्लास खत्म होने से पहले कंपाउंड इंटरेस्ट का हम इंट्रोडक्शन नहीं कर पाए। आज की क्लास में हम थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट को समझेंगे और उसके बाद मेरे कुछ सवाल हम लेंगे। मेरे साथ जुड़ी हुई हैं क्लास में अनन्या, राघवी, वर्तिका, अक्षत और कियान। तो चलिए हेडिंग डाल दीजिए, कंपाउंड इंटरेस्ट। मैथ्स को बच्चों सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मैथ्स को अब आप अलजेब्रा के चश्मे से देखना शुरू कर दो। किसके चश्मे से? अलजेब्रा के चश्मे का। सवाल पूछने से पहले आपके दिमाग में ये बात आनी चाहिए कि सवाल क्या हो सकता है। एक फॉर्मूला बताता हूं। वॉल्यूम का एक फॉर्मूला होता है बेटा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। मुझे बताओ, एक सिंपल सा फॉर्मूला, इससे कितने प्रकार के सवाल बन सकते हैं? बहुत सारे। नहीं, चार प्रकार के। मेरा चश्मा जो है अनन्या ने पहना है, उसको जल्दी दिख गया मैं क्या पूछना चाहता हूं। इससे बच्चों चार प्रकार के सवाल बन सकते हैं। कभी आपको लेंथ दे देगा, ब्रेड्थ दे देगा, हाइट दे देगा, वॉल्यूम पूछ लेगा। कभी आपको वॉल्यूम दे देगा, कभी आपको वॉल्यूम दे देगा, हाइट दे देगा, ब्रेड्थ दे देगा, लेंथ पूछ लेगा। कभी आपको वॉल्यूम, हाइट, लेंथ दे देगा, ब्रेड्थ पूछ लेगा। ये बात समझ पा रहे हो आप लोग? एक फॉर्मूला से कितने वेरिएबल हैं ये देखना शुरू कर दो अब से। जैसे ही आपकी थिंकिंग उस लेवल में जाएगी, आप और बच्चों से अपने आप को अलग कर लोगे और आप देख सकोगे कि इसमें कितने प्रकार के सवाल बन सकते हैं। और जब सवाल पूछा जाएगा तो आप समझ जाओगे, हाँ ये सवाल तो मुझे पता था बनेगा, ये पूछ रहा है। सारे सवाल हैं कौन सी कैटेगरी के? कैटेगरी एक ही है। कौन सी है? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। एक इक्वेशन होगी, लेफ्ट हैंड साइड होगा, राइट हैंड साइड होगा, एक वेरिएबल होगा जो निकालना होगा। कितने ही वेरिएबल क्यों ना हो, सारे वेरिएबल आपको मिलेंगे। बात समझ में आ रही है? हाँ, ये बात समझ में आई आपको? यस सर। और ज्यादातर सवालों में आप देखोगे कि फॉर्मूले में चार वेरिएबल ही चलते हैं, मैक्सिमम चार, तो तीन गिवन होंगे हमेशा। ठीक है, तो चलो दोस्तों कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करते हैं। तो मुझे एक बार फिर से बता दो, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या था? ये फॉर्मूला याद है कैसे आया था? हाँ, ये फॉर्मूला यस। ऐसे आया था कि बैंक ने बोला कि मैं R% का पैसा आपको एक साल में दूंगा। R% पर एनम, PA लिखा रहता है, मतलब पर एनम, मतलब एक साल में R रुपए दूंगा 100 रुपए पे। कहने का मतलब है कि अगर ये 5% है तो इसका मतलब अगर आपने बैंक में 100 रुपए जमा कराए तो एक साल बाद आपको 100 + 5 यानी कि 105 रुपए मिलेगा। ये बात समझ में आ रही है? पर आप बैंक में, हाँ बोलो बेटा। नहीं सर, आगे सर। पर बैंक में आप 100 रुपए तो जमा नहीं कराते हो। आप जो पैसा जमा कराते हो, वो जो पैसा आप जमा कराते हो, अगर 100 रुपए जमा कराते हो तो इतना ही पैसा बनता। पर आप 100 जमा नहीं कराते हो, आप कितना जमा कराते हो? जो पैसा जमा कराते हो उसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाता है? PR/100। पर ये तो एक साल के लिए ही होता, हमें कितने सालों के लिए चाहिए? 30 सालों के लिए। तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं? T से। तो हमारा फॉर्मूला बन जाता PRT/100। परसेंटेज से ही सिंपल इंटरेस्ट का सोर्स निकलता है। आ रही बात समझ में? फिर मैंने एक फॉर्मूला थोड़ा सा बढ़ाया था आपको, बोला था जो अमाउंट होता है ये क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो मैंने इस फॉर्मूले में बताया, बोला बेटा P को हम 100% P लिख सकते हैं। P को 100% P लिख सकते हैं ना, 100/100 मतलब 1 ही तो होता है। प्लस SI को हम क्या लिख सकते हैं? PRT/100 यानी कि PRT% लिख सकते हैं। बाई 100 का मतलब क्या होता है? परसेंट।
तो ये कितना है, ये 100% है, ये RT% है, तो दोनों में से P कॉमन ले लूंगा तो ब्रैकेट में क्या आएगा 100 प्लस RT डिवाइडेड बाई 100। तो ये फॉर्मूला किसका था हमारा, अमाउंट का, याद आ रहा है? यस सर। आज हम पढ़ेंगे बच्चों कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, और आमतौर पे सिंपल इंटरेस्ट तो अब होता ही नहीं है, सिंपल इंटरेस्ट तो अब होता ही नहीं है। अब क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट ही होता है। अब क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। लोग इसको दुनिया का 8वां अजूबा भी कहते हैं। तो कोई मार्केटिंग का गेम लेके आता है या बोलता है कि इसमें पैसे इन्वेस्ट कर दो, तो बोलता है कि दुनिया का 8वां अजूबा क्या है, आप बोलोगे पता नहीं, वो बोलेगा कंपाउंड इंटरेस्ट, जैसे बहुत बड़ी बात बता रहा है। तो आज आप जान लो कंपाउंड इंटरेस्ट है क्या। मान लो बच्चों, शुरुआत SI से ही करेंगे, शुरुआत हम SI से ही करेंगे। मान लो बच्चों किसी बैंक ने बोला मिसाल के लिए कि रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, कैलकुलेशन के लिए मैं 12% कर देता हूँ, थोड़ा सिंपल हो जाएगा। कितना कर दिया मैंने, 12%, ठीक। और 12% हम ऐसे नहीं बोलते, हम हमेशा 12% पर एनम बोलते हैं। कभी भी रेट ऑफ इंटरेस्ट सिर्फ रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं बोला जाता, वो पूरे साल का बोला जाता है कि 12% पर एनम है एक साल में। इसका मतलब क्या हुआ कि एक साल तक अगर 100 रुपए बैंक में जमा होगा तो कितना पैसा देगी बैंक, 112 रुपए। बात तो पता चल गई, बात तो पता है। आप बोलोगे बात तो ठीक है, ऐसे आता है ना तो बात तो सही है? अब एक साल के बाद मान लो 1 जनवरी 2023 को आपने बैंक में 1000 रुपए जमा किए, ये सोच के कि बैंक 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट देगा। तो 31 दिसंबर 2023 को बैंक आपके खाते में कितना पैसा डाल देगा, 1000 प्लस 12%, 1000 का निकालो कितना होता है बताओ, 12% निकालना है आपको किसका, 1000 रुपए का। तो 2 जीरो कट गए, कितना आया 120। तो कितना पैसा दिया, 1120 रुपए। देखो बेटा, जो भी मैं लिख रहा हूं सब लिखना है आपने। कोई सोचेगा कि मैं आधा अधूरा लिखूंगा, नहीं, जो भी मैंने लिखा है सब लिखना है आपने। दिमाग में कहानी चलते रहनी चाहिए, ठीक है? ये बात समझ में आ गई बच्चों? अब अगर देखो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे अलग हो जाता है। अब अगर मान लो ये बैंक सिंपल इंटरेस्ट देता, तो मैं पूछूं अगर आपसे कि 31 दिसंबर 2024 को इसके खाते में कितना पैसा होता, यानी उसके एक साल के बाद। तो आप बोलते हैं कि सर देखो, आपने बोला सर 1000 रुपए तो उसके बने ही प्रिंसिपल, प्लस सर आपने 2 साल के लिए पैसा बोला तो मैंने 2 कर दिया। फिर आपने बोला सर 12% पैसा था, मैंने कहा ठीक है। फिर आपने बोला सर 1000 रुपये था, तो ये कट गए 12 दूनी 24 और 24 दहमा 240। तो यानी कि जो एक साल में 120 था, अगले साल में भी 120 ही होगा। टोटल पैसा कितना हो जाएगा, 1240 रुपये। समझ में आ रहा है? बैंक सिंपल इंटरेस्ट देती तो ऐसा ही देती, पर उस आदमी ने बोला बैंक से कि भैया ऐसा है कि एक साल तक तो मान लो मैंने अपना पैसा नहीं छुआ, पर एक साल के बाद मेरे खाते में कितना पैसा हो गया, 1120 रुपये। अब तुम मुझे 1000 रुपये पे क्यों दे रहे हो भैया? अगली साल आपके पास 1120 रुपये थे पूरे साल के लिए, 1000 रुपये थोड़ी थे। कितने पैसे थे, 1120 रुपये। इसका मतलब पहले साल का जो अमाउंट था वो दूसरी साल का प्रिंसिपल हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? पहली साल का जो अमाउंट था दूसरे साल के लिए जब मैं कैलकुलेट करूंगा, दूसरे साल यानी कि 1 जनवरी 2024 की शुरुआत में आपके खाते में कितना पैसा था, 1120 रुपये। 120 रुपये ज्यादा था ना, वो बैंक ने डाल दिए भैया, एक साल की तो बॉन्ड थी,
पर एनम का मतलब क्या होता है? 1 साल। 1 साल तक आपने 1000 रुपए छोड़ा, उसने 120 रुपए दे दिया। अब वो 120 रुपए आपके खाते में ही तो आ गया ना। तो अब आपके खाते में कितना पैसा हो गया? 1120 रुपए। तो अब 1000 रुपए नहीं है खाते में, तो ये जो अमाउंट निकला था ये दूसरे साल के लिए क्या हो गया? प्रिंसिपल। समझ में आ रहा है? पहली साल का अमाउंट, दूसरी साल का क्या हुआ? प्रिंसिपल। तो अब जो पैसा बनेगा कैसे बनेगा? तो दूसरी साल का अगर अमाउंट देखोगे तो आप बोलोगे कि सर प्रिंसिपल P1 डाल देता हूं उसको, प्लस 12% किसका होगा? 12% किसका होगा बच्चों? 1120 रुपए। तो आप क्या करोगे? 1120 रुपए रखोगे प्लस 12/100 इंटू 112 का 0 से 0 कट गया, 1 डेसिमल और डाल दो, और अब मल्टीप्लाई करेंगे 112 को 12 से। तो 12 2 जा 24 का 4 टू कैरी, 12 1 जा 12 प्लस 2 14, 12 1 जा 12 प्लस 1 13। तो ये कितना बना? 120 प्लस 134.4। तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये 4 3 2 5, 1 1 2, और ये कितना हो गया? 1। तो बैंक कितना दे रहा था? 1240 रुपए। देना कितना चाहिए था? 1254 रुपए। तुम बोलोगे सर 14 रुपए की तो बात है। 14 रुपए सिर्फ 1000 रुपए पे है। बैंक 1000 रुपए नहीं लेता, बैंक करोड़ों रुपए लेता है। तुम जैसे 1 करोड़ लोगों से अगर वो 1000 रुपए लेगा तो 1000 करोड़ रुपए होंगे, और 1000 करोड़ को 14 से मल्टीप्लाई करोगे तो 14,000 करोड़ रुपए हो जाएंगे। 14,000 करोड़ तो बोलने में भी मैं थक गया, पता नहीं लिखेंगे कैसे उसको। पहले 14,000 लिखेंगे, फिर करोड़ के 0 लिखेंगे। कितने 0 हो गए? कितना पैसा होता है कि नहीं होता? तुम्हारा तो 14 ही लग रहा है। अरे सर 14 रुपए क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट कौन सी बड़ी चीज है? बड़ी चीज है कंपाउंड इंटरेस्ट, बड़ी चीज। बात समझ में आ रही है? यही है कंपाउंड इंटरेस्ट। अब इसको निकालते कैसे हैं? तुम बोलोगे सर हमें फिर हर एक साल के लिए अलग अलग निकालना पड़ेगा क्या? फिर तो हर एक साल के, अब ये क्या हो गया? ये तीसरी साल के लिए क्या हो गया? बताओ क्या हुआ ये राघवी? ये जो अमाउंट था, ये अमाउंट कब आया आपके खाते में? 31 दिसंबर 2024। तो 1 जनवरी 2024 का ये क्या है? प्रिंसिपल। तीसरी साल का तो प्रिंसिपल ये हो गया ना। ये तो 120 रुपए देता रहेगा, ये हर बार बढ़ता जाएगा, ये हर बार बढ़ता जाएगा। नहीं, अगली बार ज्यादा आएगा। अगली बार तो प्रिंसिपल ही तुम्हारा 1254 हो गया, और फिर इस पे 12% निकालोगे तुम। पहले अभी 12% पहले किस पे निकाला था? 1000 पे। फिर 12% किस पे निकाला था? 1120 पे। अब 12% किस पे निकालोगे? इस पे। पहले जो जुड़ा था 1000 में जुड़ा था, फिर जुड़ा 1120 पे, फिर जुड़ा इसमें। हर बार वैल्यू ज्यादा हो रही है, तो हर बार निकालना पड़ेगा। तो कितना टेडियस जॉब हो जाएगा। कोई 3 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट निकाले, 4 साल के लिए, तो इसका एक फॉर्मूला होता है। इसका एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले में हम देखते हैं कि फॉर्मूला कैसे बनता है। ध्यान से समझना बच्चों। सबसे पहले हम P मान लेते हैं, P रेट ऑफ इंटरेस्ट को मान लेते हैं बच्चों R% पर एनम, और टाइम को मान लेते हैं हम लोग N। क्या मान लेते हैं? टाइम को हमने N ईयर्स मान लिया कि N ईयर्स के लिए हमें फॉर्मूला निकालना है किसका? कंपाउंड इंटरेस्ट का। ठीक है, ध्यान से देखते जाना, भटकना नहीं। भटक गए तो फिर हो जाएगा गड़बड़। तो अमाउंट को मैं बेटा A1 से A2 से ऐसे डिनोट करता रहूंगा, और प्रिंसिपल को P1 P2 P3 से। ठीक है, पहले साल का प्रिंसिपल हमारा P1 है, समझते रहना बच्चों। तो पहले साल का जो P1 है, ऐसे समझो, जो पहले साल का अमाउंट है वो दूसरे साल का क्या है? प्रिंसिपल। जो दूसरे साल का अमाउंट है वो तीसरे साल का क्या है? प्रिंसिपल। समझ में आ रहा है? जो तीसरे साल का अमाउंट है वो चौथे साल के लिए क्या है? प्रिंसिपल। समझ में आ रहा है?
यहाँ पर अगर मैं डेट डाल दूं तो ये मान लो 31 दिसंबर 2023 है और ये डेट क्या है 1 जनवरी 2024। दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रात को 12 बजे जैसे ही होंगे अगला दिन आ जाएगा। तो जो अमाउंट बना एक साल के अंदर वो अगली साल का स्टार्टिंग प्राइस है, यानी क्या हो गया, प्रिंसिपल हो गया। समझ में आ रहा है बच्चों? यस सर। 31 दिसंबर 2024 का ये बन गया 1 जनवरी 2025। 31 दिसंबर 2025 1 जनवरी 2026। ये समझ में आया? अब मैं यहाँ Yes, sir. लिखना शुरू कर रहा हूँ और यहाँ से समझना शुरू करना बच्चों। यहाँ से हम समझना शुरू करेंगे, ठीक है? तो देखो बच्चों, पहली साल का जो मैं अमाउंट बोलूँगा, यानी मैं किसकी बात कर रहा हूँ, A1 की बात कर रहा हूँ, तो वो हो जाएगा बच्चों P1 या P ले लेते हैं जनरल, मैंने ले लिया P इंटू R इंटू सॉरी P इंटू 1 प्लस R बाई 100। देखो ये फॉर्मूला बनेगा P इंटू 1 प्लस R बाई 100। किसी को डाउट है तो बताओ। तुम बोलोगे नहीं सर आपने तो फॉर्मूला बताया था P इंटू 1 प्लस RT बाई 100 बताया था, यही बताया था ना बेटा? Yes, टाइम एक ही साल है ना, टाइम कितना है, 1 साल है ना। तो यहाँ पे 1 कर दोगे तो कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। R इंटू 1 करोगे तो R ही हो जाएगा। तो क्या फॉर्मूला बना, P इंटू 1 प्लस R बाई 100। ये क्या है, ये A1 है, ठीक है, ये A1 है। इसी को मैं आपको P2 बोलूंगा, इसी को मैं क्या बोलूंगा, P2। तो दूसरे साल का अमाउंट क्या होगा, देखो ध्यान से, दूसरे साल का अमाउंट क्या होगा, गड़बड़ाना नहीं, यहाँ पे ध्यान देना बेटा। तो दूसरे साल का अमाउंट होगा बच्चों, पहले यहाँ पे मैं लिख दूंगा P2। P2 क्यों लिखा मैंने, क्योंकि जो अमाउंट 1 था वो दूसरे साल का प्रिंसिपल था। समझ में आ रही बात? हाँ, तो मैंने लिखा P2 इंटू 1 प्लस R बाई 100। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है किसी को, कोई दिक्कत नहीं है इसको। और P2 है क्या, P2 खुद है 1 प्लस R बाई 100। P2 क्या है, P इंटू 1 प्लस R बाई 100, और ये 1 प्लस R बाई 100 तो आगे था ही। और ये क्या बना, ये बना A2। ये क्या बन गया, A2। दूसरे साल के अंत में जो अमाउंट बना वो तीसरे साल का क्या बनेगा, तीसरे साल का बनेगा प्रिंसिपल। तीसरे साल का क्या बनेगा बच्चों, प्रिंसिपल। समझ में आ रहा है बच्चों? बोलो बोलो बच्चों, ये समझ में आ रहा है, तीसरे साल का प्रिंसिपल है। तो अब Yes, देखो sir. तीसरे Yes, sir. साल, अब देखो तीसरे साल का अमाउंट निकालने के लिए मैं क्या बोलूंगा बच्चों, मैं बोलूंगा P3 इंटू 1 प्लस R बाई 100। यही तो फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, P3 इंटू 1 प्लस R बाई 100। P3 की जगह पे क्या लिख दूंगा, इतनी सारी चीज लिख दूंगा। तो क्या लिखूंगा, P इंटू 1 प्लस R बाई 100 इंटू 1 प्लस R बाई 100 इंटू 1 प्लस R बाई 100। तो आपने एक चीज देखी, बोला सर जब एक बार था तो 1 प्लस R बाई 100 था, जब 2 बार था तो 1 प्लस R बाई 100 2 बार था, और जब 3 बार था तो 1 प्लस R बाई 100 3 बार निकल के आया। तो यहां से तो सर हमें पैटर्न समझ में आ गया। हमने बोला कि सर मान लो n सालों के लिए आपको चाहिए, तो फॉर्मूला क्या बनेगा अमाउंट का, P इंटू 1 प्लस R बाई 100 टू द पावर n। कंपाउंड इंटरेस्ट समझ में आया? क्या हुआ फॉर्मूला, P इंटू 1 प्लस R बाई 100 टू द पावर n। इसको नोट डाउन कर लो पहले, और फिर मैं भी सवाल दूंगा आप लोगों को। एक्सपोनेंट में हो गया ना बेटा, देखो एक बार मल्टीप्लाई हुआ, 2 बार मल्टीप्लाई होता तो क्या हो जाता है, स्क्वायर हो जाता। 3 बार मल्टीप्लाई होता तो क्या होता, क्यूब होता।
तो अगर n बार मल्टीप्लाई होगा तो की पावर में n चला जाएगा। n क्या है? नंबर ऑफ ईयर्स। 3 साल होता तो पावर 3 में होता, n सालों के लिए बोला मैंने तो पावर में n चला गया। ठीक है, तो मुझे बताओ बच्चों क्या फॉर्मूला निकल के आया कंपाउंड इंटरेस्ट का? P इंटू वन प्लस आर बाय 100 टू द पावर, n। ये कौन से केस में? और सिंपल इंटरेस्ट के केस में क्या था? P इंटू 1 प्लस आर टी बाय 100। दोनों में अंतर देखो, एक में जो n है वो ऊपर चला गया, एक में जो n है वो मल्टीप्लाई में। हाँ, तुम देखो, मैं 2 को 3 से मल्टीप्लाई करूं और मैं 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करूं, किसकी वैल्यू ज़्यादा होती है? 2 को 3 से मल्टीप्लाई करूं कि 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करूं, किसकी वैल्यू ज़्यादा होगी? तो किसकी ज़्यादा होगी हमेशा? यस सर। समझ में आ रहा है? तो ऐसे ही n को की पावर n चलागा, यानी ये हमेशा इससे आगे निकल जाएगा। और दोनों बराबर कब होंगे बताओ? 2 की पावर n, 2 ऐसे बताओ कि 2 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 2 की पावर वही नंबर रखूं तो वैल्यू सेम आए। ये दोनों बराबर कब होंगे? सर जब सेम नंबर से मल्टीप्लाई होंगे। सेम नंबर से मतलब यहाँ पे 2 कह रही हो और यहाँ पे भी 2 कह रही हो। ओके, तो ठीक है, 3 के केस में भी यही होगा। ओके ठीक है, पर मेरा कहने का मतलब था इसमें, चलो वो बात फिट नहीं बैठ रही। मेरा कहने का मतलब था कि जब यहाँ पे भी 1 हो और यहाँ पर भी 1 हो तो हमेशा वैल्यू सेम आएगी। 2 की पावर 1 या 2 इंटू 1 हमेशा सेम आएगी। तो पहले साल के लिए, यानी टाइम जब 1 साल होगा, तो उस केस में कंपाउंड इंटरेस्ट हो चाहे सिंपल इंटरेस्ट हो, दोनों सेम वैल्यू देते, दोनों सेम वैल्यू देते। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये कौन से सवालों में हम करते हैं, इसकी जरूरत कहाँ पड़ती है? आप बोलोगे सर फॉर्मूला लगा देंगे आ जाएगा। तो बेटा अगर मैंने आपसे बोला कि मुझे 2 साल 6 महीने बाद चाहिए आंसर, तो तुम लोगों को 2 की पावर 2 तो पता है, 2 की पावर 3 भी पता है, लेकिन 2 की पावर 2 1/2 कैसे निकालोगे? मुश्किल हो जाएगा। अगर n एक फ्रैक्शन हो गया तो निकालना मुश्किल हो जाएगा ना। 2 साल 6 महीने कैसे निकालोगे? 6 महीना मतलब कितना? आधा साल। मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, पहले 2 सालों के लिए निकाल लेते हैं, पहले 2 सालों का अमाउंट निकालते हैं और फिर तीसरे साल के 6 महीने का सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं और फिर उसको जोड़ के हम सवाल को सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब इस फॉर्मूले में मुझे बताओ बच्चों कितने वेरिएंट हैं, कितने वेरिएबल हैं, कितने प्रकार के सवाल बन सकते हैं इसमें? इस वाले में कितने प्रकार के सवाल बन सकते हैं? तो 5। 5। ओके, एक तो ये हो गया, 2 ये हो गया, 3 ये हो गया, 4 ये हो गया। 4 प्रकार के सवाल ही बनेंगे। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के सवाल। ठीक है, तो सवाल पूछ लिया जाएगा। सबसे पहला ही सवाल पूछा, कैलकुलेट द अमाउंट। यह मैं बुक से ले लेता हूं सवाल, बुक में है तो सवाल। पहला सवाल, चलो बच्चों, फाइंड CI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तुम्हारे पास जो फॉर्मूला है अमाउंट का है, CI निकालने के लिए अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस करोगे, अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस करोगे। समझ में आ रहा है? आपके पास जो फॉर्मूला है किसका है? वो अमाउंट का है। फाइंड CI पेड व्हेन द सम ऑफ ₹10,000 इज इन्वेस्टेड फॉर 1 year and 3 months
एट 8.5% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। हाँ 1 साल 3 महीने, हाँ 15 महीने का निकालना है आपने। ये सवाल मैं बता दूं कि कर लोगे, बताओ। एक सवाल बता दूं मैं? सर एक बार ट्राई करके देखते हैं। ट्राई करना है, चलो बच्चों ट्राई करो। यस। मैं तो खुश हो जाऊंगा ट्राई करोगे तो। चलो सब लोग ट्राई करो। सम ऑफ का मतलब होता है प्रिंसिपल है। कुछ हुआ? हम्म, 200 प्लस 70। किससे? तो इस जीरो से ये जीरो काट दिया। ये नहीं करते हैं, कल ही तो बताया था। पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं। ये किसी से हुआ बच्चों? ये थोड़ा टफ सवाल हो गया है, तुम लोग मेरे को ही देख लो, नहीं तो नहीं हो पाएगा। सुनो सब बच्चे, यहाँ देख लो, नहीं हो पाएगा, थोड़ा सा टफ सवाल हो गया। ठीक है, कैलकुलेशन टफ हो गई, सवाल टफ नहीं है। कैलकुलेशन टफ हो गई तो कंफ्यूजन आता है ना कैलकुलेशन में, जब डेसिमल घुस जाता है तो लगता है कि शायद गलत कर रहे हैं। तो देखो ध्यान से बच्चों, सबसे पहले हमने लिख देना है P, फिर R लिख दिया हमने, ठीक है, फिर हमने T लिख दिया, 1 साल 3 महीना। अब 1 साल 3 महीने में पहले हम 1 साल का निकालेंगे, फिर 3 महीने का अलग से निकालेंगे। तो 1 साल का मैंने बोला था जो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है, सेम है। क्या है वो? P इंटू 1 प्लस R/100। एन क्या तो कोई फर्क पड़ा नहीं, तो P की वैल्यू P की जगह पे डाल दी, 1 प्लस 17/200। तो क्या बन जाता है आपका?
10,000 इंटू 217/200। पहले ये करना है, उसके बाद कैंसिल करना है। तो 2 जीरो यहाँ से कट गए, फिर 2 1 जा और 2 50 जा। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 इंटू 7 35, 5 1 जा 5 + 3 8 और 5 2 जा 10, लास्ट में 0 लगा देंगे। तो 10,850 रुपये बन गया 1 साल के बाद। ठीक है, अब इस पैसे पे 3 महीने के लिए सिंपल इंटरेस्ट फिर मिलेगा उसको, है ना, क्योंकि 3 महीने के लिए पूछा गया है ना। 1 साल 3 महीने तक का पूछा गया है ना। अभी तो हमने सिर्फ 1 साल का निकाला, 3 महीने का अलग से निकालेंगे हम। तो 3 महीने का अलग से इसलिए उसका फॉर्मूला नहीं होता, मैंने बताया 3 महीने 4 महीने 6 महीने इनका फॉर्मूला नहीं होता। यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट को सिंपल इंटरेस्ट के तरीके से निकालना होता है। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, PRT/100। तो प्रिंसिपल कितना हो गया, 10,850। ये बात समझ आ रही है तुमको। प्रिंसिपल अब 10,000 नहीं रहा, क्योंकि 1 साल के बाद खाते में 850 रुपये इंटरेस्ट बन गया। तो 10,850, हाँ वेरी गुड। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे बेटा 17/2 और 3 महीने का मतलब 3/12, 3 महीने का मतलब 3/12। तो 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, ठीक है। और डिवाइडेड बाई 100 भी तो था, तो 0 से 0 भी कैंसिल हो गया, ठीक है। अब यहाँ से काटना शुरू करेंगे, तो 5 2 जा 10 और ये हो जाएगा 5 2 जा 10, 5 17 जा 85। तो 217 फिर से आ गया। तो 217 इंटू 17 डिवाइडेड बाई 16, 1 2 और 16। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 217 इंटू 17 डिवाइडेड बाई 16। ये क्या है, 3 महीने का इंटरेस्ट है। तो टोटल इंटरेस्ट पूछा था उसने, क्या पूछा था, कंपाउंड इंटरेस्ट ये तो पूछा था। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो गया, पहली साल का अगर मैं निकालूं, पहली साल का इंटरेस्ट कितना निकला, 850 रुपये। समझ में आया कि नहीं, पहली साल का इंटरेस्ट कितना निकला, 10,850 माइनस 10,000। और इसमें क्या जोड़ देंगे, दूसरे साल का सिंपल इंटरेस्ट। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 17 7 जा 119 का 9, 11 कैरी, 17 1 जा 17 + 11 28 का 8, 2 कैरी, 17 2 जा 34 + 2 36, 9 डिवाइडेड बाई 16। अभी 16 से डिवाइड भी करना है, तो डिवाइड कर देते हैं, 3689 को 16 से, 16 2 जा 32, 6 - 2 गए 4, 48, 16 3 जा 48, फिर 9 उतार लिया, 16 0 जा 0, फिर 90 हो गया, फिर डेसिमल लगा दिया, 16 5 जा 80, 16 5 जा 80। तो हम बोलेंगे 850 + 230.5। तो 8 और 2 10, 10,080.5 रुपीज़। समझ में आया, थोड़ा सा मुश्किल हो गया, लेकिन देखो आंसर तो आ गया। बोलो, किसी को कोई तकलीफ? सर हम लोग इसमें एसआई क्यों निकाल रहे हैं, हमें तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है ना। तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकाला बेटा हमने, पहले 1 साल के लिए निकाला, फिर उसके बाद एसआई हम इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि पहली साल कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट सेम होता है, अभी थोड़ी देर पहले बताया था। तो जब 3 महीने के लिए निकालोगे तो जो चीज़ 1 साल तक सेम होती है वो 3 महीने के लिए भी सेम ही होती है। तो इसीलिए एसआई का फॉर्मूला लगा है। यहाँ आप कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा के कोई फायदा नहीं होता आपको, आप उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। फिर से ये आ जाता है आपका 1 + RT/100 डिवीजन। ये 16 2 जा कितना होता है, 32, 6 में से 2 गए 4, 4 के बाद 8 उतार लिया 48, 16 3 जा 48, फिर 9 उतारा, फिर 16 0 जा 0, तो क्या बन गया, 90 बन गया। अब 16 के टेबल में 90 कब आता है, नहीं आता है, तो 16 5 जा 80, तो 16 5 जा 80, तो यहाँ 5 लिख दिया, आगे मैंने किया ही नहीं, तो मेरा 230.5 आ गया। बोलो, कोई बात नहीं, एक सवाल और करते हैं तो आ जाएगा तुम लोगों को। मैं एक बार आंसर चेक कर लेता हूँ।
देखो इन्होंने एक डेसिमल और निकाल दिया, तो आंसर हमारा सही है। हमारा आंसर सही है। पहले 850 आया था, फिर 230.5 आया था, मैंने एक ही डेसिमल तक निकाला था। 2 डेसिमल तक निकालते तो 0.56 भी निकल जाता। आ रही बात समझ में? बोलो। आई एक सिंपल से सवाल लेते हैं। अब एक कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला आता कहाँ कहाँ काम में है? तो एक इस तरीके के सवालों में आता है, मच्छरों के बढ़ने के ग्रोथ रेट में, पॉपुलेशन बढ़ने के ग्रोथ रेट में, लोगों के मरने के रेट पे, डेथ रेट में, या फिर कभी कभी ऐसे भी आ जाता है बाइक का दाम घट रहा है। कोई भी सामान होता है उसका दाम घटता है, तो जिस हिसाब से उसको डेप्रिसिएशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? डेप्रिसिएशन। हाँ, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का मतलब कि एजिंग की वजह से, एजिंग मतलब उम्र, एजिंग की वजह से या वेयर एंड टियर की वजह से कोई चीज हर साल उसका प्राइस घटता है। क्या होता है? प्राइस घटता है। मोबाइल हम नया खरीदते हैं, जब दोबारा खरीदते हैं तो उसी प्राइस पे थोड़ी खरीदते हैं, कम कर देते हैं ना। तो बोले कितना कम कर दें? बोला 10% कम करके दे दो। तो 10% कितना? 1 साल का ना। तो जब दूसरे साल पे जाओगे तो दूसरे साल में जो कम हुआ होगा उससे कम किया जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट में नहीं चलता है, कंपाउंड इंटरेस्ट में भी कम होता है। तो वहां पे ऐसे सवाल आते हैं। अब ये सवाल है, पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी कितनी थी? 20,000। तो ये क्या हो गई? पॉपुलेशन प्रिंसिपल हो गई। क्या हो गई ये? प्रिंसिपल। कब थी ये? 1997 में। फिर बोल रहे हैं इट इज इंक्रीज एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। मतलब ये क्या हो गया? रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। पॉपुलेशन पूछ रहा है एट द एंड ऑफ द ईयर 22,000, 2000 साल। मतलब टी की वैल्यू कितनी हो गई? 3 साल। ठीक है। या फिर एन की वैल्यू लगाओ, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला बताओ कितना आएगा बेटा। 1997 से 2000 में कितने साल होंगे? 3 ही साल होंगे। ये थोड़ा सिंपल सवाल है, करो इसको। आप ऐसे लिखोगे, पॉपुलेशन इन 2000 इज इक्वल टू P इंटू 1997 इंटू 1 प्लस R बाई 100 टू द पावर n। करो बच्चों। R बाई 100 अब परसेंटेज से 5/100 को क्या लिखते हैं हम लोग? 5% क्या होता है? 1/20। इसको याद रख लो, कुछ परसेंटेज तो याद रख लो। 4% कितना होता है? 1/25। ये शुरू में कराया था मैंने। अब इसको सॉल्व करो। तीन साल है। पिछली बार भी गिवन था टाइम। पिछली बार n की जगह पे 1 लिया था हमने, और फिर 3 महीने का अलग से निकाला था। इस बार तो महीने दिए ही नहीं है, साल ही दिया है, तो साल की वैल्यू डाल दी हमने। तो 3 जीरो का 15 नहीं था, n था 1/4। n हमेशा ईयर में लिखते हैं। तो पहले हमने 1 साल का निकाला, फिर 1/4 का दोबारा निकाला। हाँ, 441 इंटू 105, 441 इंटू 105। क्यों? क्योंकि 21 इंटू 5 कितना होता है? 105। 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 5 4 जा 22, 22, 10 1 जा 10, 10 4 जा 40, 141।
21 जा कितना होता है 440, 21 5 जा 400 भाई, डिवाइड किससे होगा 4 से, तो 4 1 जा 4 11 जा 44, फिर 23 4 5 जा 20, 30 4 7 जा 28, 25 4 6 जा 24 पॉइंट। हमारा आंसर आएगा देखो बच्चों, किसी को कोई तकलीफ या कोई दिक्कत, आदमी है, 1/4 आदमी थोड़ी डेसिमल में पैदा हो जाएगा कि पैर निकल गया, पूरा आदमी होता है। बोला बच्चा पैदा हुआ, पॉपुलेशन हो रही है, बोला ये पॉपुलेशन होगी हैं 11,576.25, बोला 25 कैसे, बोला मैं तो मैथ्स पढ़ता हूँ, बोला भेजा है, बोला 1/4 आदमी कहाँ से पैदा होगा, बोला ऐसा भैया तुम्हारा भी आएगा, मेरा क्यों देख रहे हो, तुम्हारा नहीं आ रहा है तो पूछो, मैं दिखाऊं करके, तुम्हें तो अपना कैलकुलेट करना है। ये वैल्यू 10,000 नहीं थी, 20,000 थी। मैंने गलत ही कैलकुलेट कर दिया, फिर से कर रहा हूँ मैं, बिल्कुल मेरा देखोगे तो गलत ही हो जाएगा। किसी का आया बच्चों? फाइव 10 10 4 40 41 10 4 44 5 4 20 22 305 हाँ 2310 बिल्कुल सही। देखो बच्चों, आया राघवी, अनन्या, वर्तिका? सर थोड़ा सा निकल गया, थोड़ा होता है। ठीक है, निकालो बेटा। सर मेरा आ तो रहा है बट थोड़ा गलत आंसर आता है। गलत कैसे आ रहा है बेटा? आपने ये लिखा पूरा? यस सर। ये 21/20 किया है इसको? यस सर। 3 बार? 3 बार? नो सर। क्यूब है ना बेटा? ये 21/20 3 बार होगा ना? सर मैं एक बार फिर से करके देखती हूँ। करो बच्चों। तो मैंने स्टेप्स तो ठीक लिखे, बस मेरा कैलकुलेशन गलत है। कैलकुलेशन बेटा देखो, मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। देखो कैलकुलेशन में हमने कैसे किया बेटा, 20,000 था, कैलकुलेशन भी सीख लो। 1 + 1/20 हो गया था ये कि पावर 3,
यहां तक क्लियर है? तो बेटा किसी भी नंबर में 1 ऐड करते हैं तो न्यूमरेटर चेंज हो जाता है, आपका नया न्यूमरेटर क्या बन जाएगा? 21 बन जाएगा, है ना? 20 प्लस 1, तो ये कितनी बार मल्टीप्लाई होगा? 3 बार। अब देखो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया। 2 1 जा, 2 10 जा, 2 1 जा, 2 5 जा, ठीक है? अब नीचे सिर्फ 2 बच गया है और ऊपर बचा है 21 21 21 और 5, ठीक? तो अब ध्यान से देखना बेटा, 21 को अगर मैं 21 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा? 441, और 21 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा? 105 डिवाइडेड बाई 2, यही बच रहा है। अब ध्यान से देखो, 441 इंटू 105, तो 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 5 4 जा 22, 22, फिर 0 से तो कोई मतलब ही नहीं रह गया। फिर 1 पे आ जाओ, तो 1 1 जा 1, 1 4 जा 4, 1 4 जा 4, तो 4 6 3 0 5, तो हम लिखेंगे 4 6 3 0 5 डिवाइडेड बाई, ठीक है? तो 2 से डिवाइड करना है बेटा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2 10, 2 5 जा 10, फिर 2 2 जा 4 और डेसिमल 5, तो हमारा आंसर आएगा 23152.5, पर अप्रॉक्सीमेट में लिखेंगे तो हम 23153। कोई पूछता पॉपुलेशन कितनी बढ़ गई? 3153 लोग और पैदा हो गए। 20,000 थे, कितने थे? 20,000 थे ना, कितने हो गए? 23,153, तो 3,153 लोग एक्स्ट्रा पैदा हो गए। किस रेट ऑफ इंटरेस्ट से निकाला गया? 5%। यहां कंपाउंड क्यों लिया गया? क्योंकि 5% सिंपल इंटरेस्ट नहीं ले सकते। पॉपुलेशन हर साल जो बढ़ी है, उस बढ़ी हुई पॉपुलेशन का 5% लिया जाएगा अगली साल, है ना? पहली साल 20,000 का 5% मान लो बढ़ा, तो 20 साल का 5% कितना होता है? बोलो, 5% 20,000 का कितना होता है? तो 0 0 0 कट गया, 5 2 जा 10, कितना होता है? 1,000। कितना होता है? 1,000। यानी दूसरी साल जो पॉपुलेशन थी 20,000 नहीं थी, अब वो 21,000 हो गई थी। तो अब हम 21,000 का 5% निकालेंगे, फिर उसके बाद एक और का 5% निकालेंगे। तो हर साल 5% चेंज करते हैं हम, प्रिंसिपल चेंज होता है हर साल, तो उसकी जगह हमने कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा दिया। कंपाउंड इंटरेस्ट यही तो होता है, समझ में आ गया? तो ये मोटा मोटा ये चैप्टर खत्म हो गया है। हमारे पास आखिरी के जो 7 मिनट बचे हैं उसमें मैं आपको बताता हूँ कि इस चैप्टर में हमने क्या क्या सीखा। एक बार से पूरा रिवाइज करते हैं। तो इस चैप्टर में बच्चों सबसे पहले हमने रेशियो निकालना सीखा। रेशियो निकालने में मैंने बोला था जो यूनिट है वो आपको क्या करनी पड़ेगी? सेम करनी पड़ेगी, ठीक है? और जो हम आंसर लिखते हैं उसको किस में लिखते हैं? सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं। याद करते जाना, कोई बंदा मिस कर गया तो कुछ बताते रहना। फिर हमने इसमें प्रपोर्शन भी निकालना सीखा, हालांकि इस चैप्टर में था नहीं, पर फिर भी मैंने आप लोगों को प्रपोर्शन निकालना भी सिखाया। और प्रपोर्शन में कई बार 4 में से एक वैल्यू नहीं गिवन होती थी, तो उसको निकालने का भी तरीका सिखाया था कि अगर 4 नंबर प्रपोर्शन में है तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, इस तरीके से लिखते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ जो मीन होता है वो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम के बराबर होता है। तो हम AD इज इक्वल टू BC लिखते हैं। तो 4 में से एक चीज़ नहीं पता होगी तो बाकी 3 को इधर उधर करके हम निकाल लेंगे। फिर मैंने आप लोगों को बताया बच्चों कि कैसे हम किसी रेशियो को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? परसेंटेज में। फिर मैंने आपको बताया परसेंटेज को कैसे रेशियो में कन्वर्ट करते हैं, उल्टा भी मैंने बताया आपको। फिर मैंने बताया कि कैसे किसी रेशियो को परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं, और फिर इसी को हम डेसिमल में भी कन्वर्ट करते हैं, और मैंने उल्टा भी बताया, ठीक है? रेशियो का डेसिमल तो पता ही था हमको पहले से, अब परसेंटेज से डेसिमल निकालना था, खाली 2 डेसिमल ही तो शिफ्ट करने होते हैं। डेसिमल को उधर शिफ्ट करना होता है, परसेंटेज में करने के लिए परसेंटेज को इधर शिफ्ट करना पड़ता है। जैसे किसी ने बोल दिया 4%, तो आप बोलोगे 0.04, और किसी ने बोल दिया 0.2, तो आप बोल दोगे 20%। यहाँ पे डेसिमल राइट में शिफ्ट होगा। समझ में आ रहा है? फिर मैंने आपको बताया, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई मैंने आप लोगों को, क्या बताया? इंक्रीज इन परसेंटेज एंड डिक्रीज इन परसेंटेज।
ठीक है, कि किसी भी चीज का इंक्रीज इन या डिक्रीज इन कैसे निकालते हैं। तो जिस पे भी निकालते हैं इनिशियल वैल्यू पे मान लो निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, चेंज इन वैल्यू डिवाइडेड बाय इनिशियल वैल्यू इनटू 100%। इससे क्या निकल जाता है, इंक्रीज या फिर डिक्रीज इन परसेंटेज निकलता है। और ये सीखने के बाद फिर मैंने आप लोगों को रूबरू कराया था, किससे, मैंने कराया था आपको प्रॉफिट एंड लॉस से। मैंने सीपी एंड एसपी के बारे में समझाया था आपको। दो फॉर्मूले निकल के आए थे। एसपी इज इक्वल टू, क्या था फॉर्मूला, कियान बताओ। एसपी इज इक्वल टू, प्रॉफिट के केस में क्या फॉर्मूला होता है, प्रॉफिट परसेंट बाई 100। ठीक है, और अगर हम प्रॉफिट की बात करेंगे तो प्रॉफिट हमारा होता है बच्चों एसपी माइनस सीपी, और लॉस की बात करेंगे तो सीपी माइनस। इसके बाद फिर मैंने आप लोगों को बताया था सिंपल इंटरेस्ट के बारे में, जिसका फॉर्मूला निकल के आया था आपका पीआरटी बाई 100। और यहीं से अगर अमाउंट की बात करते थे तो प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। फिर मैंने लेवल थोड़ा सा और बढ़ा दिया था, और फिर मैंने आपको बताया था कि कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में क्या होता है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में हम a माइनस पी करके ही निकाल सकते हैं, जहाँ पे a की वैल्यू क्या होती है, p इंटू 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर n। ये सारा लिखा। अब जब मैं अगले पेज पे चला जाऊंगा, बोलो बच्चों, मोटा मोटा पूरा चैप्टर का समरी मैंने बता दिया। अभी इसमें कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो मैंने नहीं बताई। तुम अपनी बुक के सवाल उठाओ, सारे सवाल होमवर्क दे दिए गए हैं, सारे सवाल अब होमवर्क हैं, सभी सवालों को करो। और मुझे संडे तक जो भी इस चैप्टर में डाउट है एनसीईआरटी की बुक का या एग्जाम्पलर का, मुझे भेज देना कि सर ये नहीं समझ में आ रहा, ये नहीं समझ में आ रहा। उन सभी डाउट को इकट्ठा करके मैं मंडे बताऊंगा, और मंडे हमारा चैप्टर खत्म, फिर इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे, अगले चैप्टर में कूद जाएंगे। मंडे इज द लास्ट क्लास फॉर दिस चैप्टर। मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट एक्स्ट्रा बता दिया, वो है ही नहीं तुम्हारे में, वो 8th में है। तो अगली साल जब तुम 8th में आओगे तो तुमने किया हुआ होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट किया हुआ होगा तुमने अभी। बच्चों बताओ, कोई डाउट इस चैप्टर में, मतलब जो मैंने पढ़ाया उसमें। अब तुम्हारी जिम्मेदारी है, कल क्लास नहीं है, अभी से बता देता हूँ, कल मैथ्स की क्लास नहीं है, चिल मारो, छुट्टियां हैं, सुबह बैठो, सवाल करो, बुक के सवाल करो, ठीक है। एनसीईआरटी के सवाल करो, एग्जाम्पलर उठाओ, एग्जाम्पलर के सवाल करो, एग्जाम्पलर में ग्रुप में डाल दूंगा, उसके सवाल करो। जो नहीं आएंगे उसको मुझसे पूछ लेना, पर ट्राई करना, बिना ट्राई किए पूछोगे चीटिंग है, मैं पकड़ लूंगा, मैं पूछूंगा सवाल क्या कह रहा है, ठीक है। संडे तक का टाइम है, संडे तक ये चैप्टर खत्म हो जाना चाहिए। मंडे को तुम मुझसे पूछने चाहिए कि सर ये सवाल नहीं आए, इसको डिस्कस कर दो, मैं कर दूंगा उसको डिस्कस। कोई सवाल नहीं आया तो मैं डिस्कस भी नहीं करूंगा, सीधे नया चैप्टर शुरू, ठीक है। चलो बाय, आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।